रेंज ऑफ थैलस इन एल्गी। तो यहाँ पर जो थैलस है वो डिफरेंट टाइप का होता है एल्गी के अंदर। यहाँ पे थैलस वर्ड यूज किया गया है। थैलस का क्या मतलब होता है? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी ऐसी प्लांट बॉडी जो रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, थैलस कहलाती है। अब एल्गी की अगर अपने बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर इस थैलस को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये कौन कौन से दो टाइप्स हैं? या तो थैलस जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ हो सकता है। अगर सिंगल सेल का बना हुआ है तो उसको अपने नाम देते हैं यूनिसेलुलर। तो एक ही सेल का बना हुआ थैलस हो सकता है, तो यूनिसेलुलर है। अगर सिंगल सेल है तो या फिर मल्टी सेलुलर कंडीशन हो सकती है। मल्टी सेलुलर में मल्टीपल सेल्स होती हैं और ये मल्टीपल सेल्स जो हैं वो आपस में एग्रीगेशन करती हैं। अब जो एग्रीगेशन है वो कॉलोनियल फॉर्म में हो सकता है या फिर चेन की फॉर्म में हो सकता है। तो यहां पर मल्टीपल सेल्स होती हैं या मैनी सेल्स होती हैं प्लांट बॉडी के अंदर। अब अपने इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर थैलस की। तो ऐसा थैलस जो एक सिंगल सेल का बना होता है वो यूनिसेलुलर थैलस कहलाता है। अब यूनिसेलुलर थैलस या तो मूवमेंट करेगा या फिर मूवमेंट नहीं करेगा। तो मूवमेंट के बेस पर, मूवमेंट प्रेजेंट है या फिर मूवमेंट एब्सेंट है, इस बेस पर थैलस जो है यूनिसेलुलर थैलस वो दो टाइप का होता है। पहले को हम बोलते हैं नॉन मोटाइल, यानी ऐसा थैलस जो मूवमेंट नहीं करता वो नॉन मोटाइल कहलाता है। तो नॉन मोटाइल का मतलब है नो मूवमेंट। अब मूवमेंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन सी होती हैं? फ्लैजेला। इसका मतलब यहां पर फ्लैजेला एब्सेंट होंगे। तो यहां पर जो सिंगल सेल आपको देखने को मिलेगी वो इस तरह से स्फेरिकल शेप की होगी और इस स्फेरिकल सेल में आपको कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है वो देखने को मिलता है और बिल्कुल सेंटर में आपको यहां पे इसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो ये सिंगल सेल जो है वो नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर थैलस को रिप्रेजेंट कर रही है और इसमें एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है ये नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर थैलस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, जो यूनिसेलुलर थैलस है वो मूवमेंट कर सकता है, तब उसको अपने क्या बोलेंगे? मोटाइल थैलस। तो मोटाइल है इसका मतलब यहां पर मूवमेंट हो सकती है, तो इट शो मूवमेंट। और मूवमेंट के लिए कौन सी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होती है? फ्लैजेला। इसका मतलब ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। तो यहां पर जो शेप बनती है वो होती है पायरिफॉर्म या पियर शेप्ड, इस तरह से। तो पियर शेप्ड जो है वो उसका एक एंड पॉइंटेड होता है और दूसरा एंड जो है वो ब्रॉड होता है। जो पॉइंटेड एंड है उसको एंटीरियर एंड बोल देते हैं और जो ब्रॉड एंड है उसको पोस्टीरियर एंड बोल देते हैं। अब यहां पर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगी यानी फ्लैजेला होंगे। दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्लैजेला होंगे। यही फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको मोटाइल यूनिसेलुलर थैलस कहा जाता है। अब इसके अंदर की तरफ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है और बिल्कुल सेंटर में आपको इसमें इसका एक सिंगल जो न्यूक्लियस है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो सिंगल सेल है ये मोटाइल यूनिसेलुलर थैलस को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो इस टाइप का थैलस किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में मोटाइल यूनिसेलुलर थैलस जो है वो पाया जाता है। अब अगर अपने क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एल्गा है। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? तो इसके बारे में दो मेन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि जितने भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो सभी एक्सपेरिमेंट्स क्लोरेला के ऊपर किए गए हैं। तो फोटो
सिंथेसिस रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्लोरेला के ऊपर किए गए हैं। इसके अलावा जब किसी भी ह्यूमन को स्पेस में भेजा जाता है, स्पेसशिप के अंदर, तो उसमें क्लोरेला को उसमें जरूर भेजा जाता है। तो स्पेस शिप में क्लोरेला जो है उसको साथ में भेजा जाता है। अब क्लोरेला जो है वो, एक तो इसकी खास बात क्या है कि जो क्लोरेला है इसकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होती है। तो हाई रिप्रोडक्शन रेट होती है मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ये अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। तो हाई रिप्रोडक्शन रेट, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इसको सिर्फ डिवाइड होना है, माइटोटिक डिविजन्स करने हैं, तो इजीली हर एक सेल है वो डिवाइड होती रहती है। तो इसलिए हाई मल्टीप्लिकेशन रेट, या हम कह सकते हैं कि हाई रिप्रोडक्शन रेट देखने को मिलती है क्लोरेला के अंदर। और इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है स्पेसशिप के अंदर। कैसे? जो क्लोरेला है उसको यूज किया जाता है एज ए फूड एंड ऑक्सीजन सोर्स की तरह, यानी फूड और ऑक्सीजन जो है वो क्लोरेला के द्वारा प्रोवाइड की जाती है स्पेसशिप के अंदर। तो एक तो इससे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, और दूसरा इससे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी। तो इस तरह से जो क्लोरेला है वो काफी इंपॉर्टेंट एल्गा है। तो ये है फर्स्ट टाइप यूनिसेलुलर थैलस। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर थैलस की। तो मल्टी सेलुलर थैलस जो है वो मल्टीपल सेल्स का बना होता है। और ये सेल्स आपस में एग्रीगेशन शो करती हैं। जो मल्टीसेलुलर थैलस है एग्रीगेशन करेंगी सेल्स जो है, मल्टीपल सेल्स। अब ये एग्रीगेशन किस टाइप का होगा? या तो एग्रीगेशन ग्रुप के अंदर हो सकता है। अगर एग्रीगेशन से एक ग्रुप बनता है सेल्स का तब उसको बोलेंगे कोलोनियल थैलस। और अगर एग्रीगेशन से एक चेन बनती है सेल्स की तब उसको अपने बोलेंगे फिलामेंटस थैलस। तो दो तरह का थैलस होता है मल्टीसेलुलर जो थैलस है, इसको दो टाइप्स में फिर आगे डिवाइड किया जाता है। तो टू टाइप्स हैं इसके। ठीक है, पहला टाइप इसमें क्या हो जाएगा, कोलोनियल। और दूसरा क्या हो जाएगा, फिलामेंटस। तो कोलोनियल थैलस के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, सेल्स की ग्रुपिंग होती है। जबकि फिलामेंटस के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, एक चेन बनाती हैं। अब ग्रुप कैसे बनेगा सेल्स का, इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरी सेल, इस तरह से एक ग्रुप बन जाएगा सेल्स का, और इस ग्रुप को अपने क्या बोलेंगे, कोलोनियल थैलस। चेन के अंदर बात करें तो चेन जो है वो, उसमें सेल्स क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो जाती हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से मल्टीसेलुलर थैलस दो तरह का होता है, कोलोनियल और फिलामेंटस। तो सबसे पहले हम कोलोनियल थैलस की बात करेंगे। तो कोलोनियल थैलस के अंदर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। अब ये कॉलोनी जो है वो मूवमेंट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर ये मूवमेंट करती है तो इसको मोटाइल कॉलोनी बोलेंगे, और अगर ये मूवमेंट नहीं करती तो इसको नॉन मोटाइल कॉलोनी बोलेंगे। तो इस तरह से कॉलोनी जो है वो दो टाइप की हो सकती है एल्गी के अंदर। पहला है नॉन मोटाइल कॉलोनी जो मूवमेंट नहीं करेगी, और दूसरी है मोटाइल कॉलोनी जो मूवमेंट करती है। जो नॉन मोटाइल कॉलोनी है ये मूवमेंट नहीं करती, इसका मतलब यहां पर मूवमेंट के लिए फ्लैजेला एब्सेंट होंगे। तो नो मूवमेंट, और अगर ये मूवमेंट नहीं कर रही है तो इसका मतलब इसमें फ्लैजेला नहीं होंगे, तो इसका मतलब नो फ्लैजेला। तो फ्लैजेला आर एंटायरली एब्सेंट। एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो नॉस्टॉक के अंदर इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। नॉस्टॉक के अंदर
आपको इस टाइप से लगभग स्फेरिकल जो कॉलोनी है वो देखने को मिलेगी। और इस स्फेरिकल कॉलोनी के अंदर आपको इस तरह से जो सेल्स हैं उनकी चेन्स देखने को मिलेंगी, और इन चेन्स को बोला जाता है ट्राइकोम। एक होता है ट्राइकोम और एक होता है फिलामेंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो ट्राइकोम है उसके चारों ओर कोई इंडिविजुअल शीथ नहीं होती, बल्कि जितने भी ट्राइकोम्स हैं वो एक कॉमन शीथ के द्वारा कवर्ड होते हैं, जबकि फिलामेंट के चारों ओर अपनी खुद की इंडिविजुअल शीथ होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। तो ये जो चेन आपको दिख रही है इसको अपने बोलेंगे ट्राइकोम। तो यहां पर आपको कई सारे ट्राइकोम्स दिख रहे हैं। ये ट्राइकोम्स जो हैं वो म्यूकस के अंदर या म्यूसिलेज के अंदर एम्बेडेड कंडीशन में रहते हैं, म्यूकस। और यहां पर आपको दिख रही है कॉमन शीट जो इसको कवर कर रही है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है ट्राइकोम एंड फिलामेंट के अंदर, कि ट्राइकोम में कॉमन शीट होती है सभी ट्राइकोम्स के चारों ओर, जबकि फिलामेंट में अपनी एक इंडिविजुअल शीट होती है। एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो इस टाइप की जो कॉलोनी है वो हमें देखने को मिलती है नॉस्टॉक के अंदर, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गा है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एल्गा है, ब्लू ग्रीन एल्गा है। दूसरी है मोटाइल कॉलोनी। अब जो मोटाइल कॉलोनी है इसको फिर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो आगे क्लासिफिकेशन है ये नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर है कि कितनी सेल्स हैं कॉलोनी के अंदर या मोटाइल कॉलोनी के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मोटाइल कॉलोनी है ये मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? फ्लैजिला। इसका मतलब ये जो कॉलोनी है वो कैसी होगी? फ्लैजिलेटेड होगी। इसको नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 टाइप्स बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सेल्स। और ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले 4 और 8 सेल्ड। तो कॉलोनी जो है वो 4 और 8 सेल्ड हो सकती है, या तो 4 सेल्स होंगी या फिर 8 सेल्स होंगी। दूसरा टाइप इसमें आता है 8 और 16 सेल्ड। या तो सेल्स 8 होंगी या फिर 16 होंगी। थर्ड इसमें टाइप आता है 16 और 32 सेल्ड। तो सेल्स या तो 16 होंगी या फिर 32 होंगी। और फोर्थ टाइप इसमें आता है इन्फिनिटिव सेल्ड, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हैं तो उनको बोलते हैं इन्फिनिटिव सेल्ड। तो ये 4 टाइप की जो कॉलोनीज हैं वो हमें मोटाइल थैलस के अंदर देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। 4 और 8 सेल्ड कॉलोनी हमें देखने को मिलती है गोनियम के अंदर। उसी तरह से अगर अपने 8 और 16 सेल्ड कॉलोनी की बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है पेंडोराइना के अंदर। इसमें भी मोटाइल कॉलोनी है। उसी तरह से 16 और 32 सेल्ड कॉलोनी जो है ये हमें देखने को मिलती है एक एल्गा के अंदर जिसका नाम है यूडोराइना। ये भी मोटाइल कॉलोनी है, फ्लैजिलेटेड है। और इन्फिनिटिव सेल्ड जो कॉलोनी है वो हमें देखने को मिलती है वॉल्वॉक्स के अंदर। तो इसमें आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स जो है इसको मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉलोनियल एल्गा माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्स इसमें है और कॉलोनी कैसी है? फ्लैजिलेटेड है। अब सबसे पहले अगर अपने
गोनियम की बात करें तो गोनियम की अगर आप कॉलोनी बनाना चाहो तो किस तरह से बना सकते हो? एक तो इस तरह से 4 एंगल्ड कॉलोनी होगी इसकी, मतलब इसकी कॉलोनी के 4 एंगल्स होंगे और हर एक एंगल पर आपको एक पायरिफॉर्म सेल या क्लेमाइडोमोनास टाइप की जो सेल है वो देखने को मिलेगी। ये जो मोटाइल कॉलोनियल एल्गी हैं, इनमें जो इंडिविजुअल सेल्स होती हैं वो क्लेमाइडोमोनास सेल के टाइप की होती हैं। जिस तरह से क्लेमाइडोमोनास अपने किया था, यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा है, तो जिस टाइप की स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास की सेल की होती है, सेम वही स्ट्रक्चर इन सेल्स की भी देखने को मिलती है। शेप भी सेम होती है और इनके अंदर की तरफ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से न्यूक्लियस जो है हर एक जो क्लेमाइडोमोनास टाइप की सेल है इसमें प्रेजेंट होगा। तो यहां पर 4 क्लेमाइडोमोनास टाइप की सेल्स हैं और यहां पर टोटल 8 फ्लैजेला आपको दिख रहे हैं। यहां पे हमने 4 सेल्ड कॉलोनी बनाई है गोनियम की, जिसमें 4 एंगल्स पर 4 क्लेमाइडोमोनास टाइप की सेल्स हैं और टोटल 8 फ्लैजेला जो है वो आपको दिखेंगे। अगर 8 सेल्ड कॉलोनी होती तो इसमें नंबर ऑफ फ्लैजेला कितने हो जाते? 16 हो जाते, क्योंकि हर एक क्लेमाइडोमोनास टाइप की जो सेल है उसमें 2 फ्लैजेला होते हैं। तो ये गोनियम को शो कर रहा है। तो ये जो कॉलोनी है ये गोनियम की कॉलोनी है। उसके बाद पेंडोराइना की अगर अपने बात करें तो पेंडोराइना में हमें 8 और 16 सेल्ड कॉलोनी देखने को मिलती है। तो इसमें हम 8 सेल्ड कॉलोनी बनाएंगे जो कि पेंडोराइना को शो करेगी। तो पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। अब इसमें टोटल 8 सेल्ड बनानी है और हर एक सेल जो है वो दूसरी सेल के बिल्कुल सामने देखने को मिलेगी आपको। जैसे ये एक सेल है, बिल्कुल इसके सामने की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी सेल बनानी है आपको। उसके बाद फिर एक सेल जैसे मान लीजिए यहां पर है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट सामने की तरफ आपको सेल बनानी है इस टाइप से। उसी तरह से इनके बीच में जो स्पेस बचता है वहां पर भी आपको इस तरह से सेल्स बनानी है। यहां पर सेल बना दी, इसके बिल्कुल सामने कहां बनेगी? यहां पर बनेगी। उसी तरह से ये जो स्पेस बचता है यहां पर देखो, ये सेल होगी, इसके बिल्कुल सामने यहां पर बनेगी। तो टोटल 8 सेल्स जो हैं वो इसमें बन जाती हैं और हर एक सेल पर बाहर की तरफ आपको 2 फ्लैजेला जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसमें भी हर एक सेल कैसी होती है? क्लेमाइडोमोनास टाइप की होती है। क्लेमाइडोमोनास टाइप की सेल है, इसका मतलब इसमें कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है वो हर एक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक सेल का जो ओरिएंटेशन है वो आउटसाइड रहता है, बाहर की तरफ रहता है और फ्लैजेला बाहर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये है कॉलोनी पेंडोराइना की। अब अपने यूडोराइना की अगर अपने कॉलोनी बनाए तो 16 और 32 सेल्ड है। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ सबसे पहली बात तो यह है कि ये स्फेरिकल कॉलोनी बनेगी। सबसे बाहर की तरफ इसमें शीथ होती है और उस शीथ पर जो फ्लैजेला हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पे हम लोग 16 सेल्स बनाएंगे यूडोराइना के अंदर। तो अब जो 16 सेल्स बनानी है वो हम लोग स्फेरिकल सेल्स बनाएंगे यहां पे। तो बिल्कुल सेंटर में देखो, यहां पे अपने 6 सेल्स बनाई है सेंटर में और 6 सेल्स इसके बिल्कुल पैरेलल बनानी है। तो इस तरह से टोटल कितनी होगी? 6 and 6 12 सेल्स होगी। अब अपने को टोटल कितनी सेल्स बनानी है?
16 सेल्स बनानी है, तो 2 सेल्स जो हैं वो यहां पर बनाओगे आप, और 2 सेल्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर बनाओगे। हर एक सेल के अंदर एक कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्लेमाइडोमोनास टाइप की सेल की खास बात है। तो इस तरह से यूडोराइना के अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब ये सेल्स हमने स्फेरिकल शो किए हैं यहां पे, क्योंकि यहां पर यूडोराइना के अंदर जो फ्लैजला है वो बाहर की तरफ जो कॉमन शीथ दिख रही है उस शीथ पर बाहर की तरफ फ्लैजला ओरिएंटेड होते हैं। तो टोटल कितनी सेल्स हैं यहाँ पे? 16 सेल्स हैं। तो टोटल फ्लैजला कितने होंगे? 32 फ्लैजला होंगे, और ये फ्लैजला बाहर की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं। तो इस तरह से आप बाहर की तरफ ओरिएंटेड टोटल 16 पेयर्स बनाओगे फ्लैजला के, जो इस कॉलोनी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इस तरह से बाहर की तरफ ओरिएंटेड। तो इस तरह से ये जो फ्लैजला है वो बाहर की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं, और पूरी की पूरी जो कॉलोनी है उसकी मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। और इनका जो नंबर है, अगर 16 सेल्स हैं तो 32 होगा इनका नंबर, और अगर 32 सेल्स हैं तो इन फ्लैजला का नंबर 64 होगा। अब अपने बात करते हैं वॉलवॉक्स की। तो वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है वो इन्फिनेटिव सेल्ड होती है, और इसकी जो कॉलोनी है वो भी स्फेरिकल होती है। वॉलवॉक्स को मोस्ट एडवांस टाइप का कॉलोनियल एल्गा माना जाता है। इसका मतलब वॉलवॉक्स की कॉलोनी से एडवांस्ड और कोई भी कॉलोनी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कोई भी ऐसा कॉलोनियल एल्गा नहीं है जो वॉलवॉक्स से एडवांस हो। और इसकी जो कॉलोनी है वो इस तरह से स्फेरिकल शेप की होती है, और सबसे बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ जो सेल्स हैं वो इस तरह से पियर शेप्ड होती हैं, क्लेमाइडोमोनास टाइप की होती हैं, और बाहर की तरफ इनमें फ्लैजला का ओरिएंटेशन होता है। तो हर एक क्लेमाइडोमोनास टाइप की जो सेल है उसके बाहर की तरफ 2 फ्लैजला जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इन क्लेमाइडोमोनास टाइप की सेल्स का ओरिएंटेशन आउटसाइड रहता है। इसका मतलब जो पॉइंटेड एंड है वो आउटसाइड होगा बाहर की तरफ, और जो ब्रॉड एंड है सेल का वो सेंटर की तरफ ओरिएंटेड रहेगा। अब हर एक जो सेल है उस पर सबसे बाहर की तरफ इस तरह से 2 फ्लैजला जो है वो देखने को मिलते हैं। ये जो सेल्स हैं ये आपस में भी अटैच्ड रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो इस तरह से जो कॉलोनी है उसके अंदर का जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है। इस तरह से आप देख सकते हो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है जो एक सेल को दूसरी सेल के साथ जोड़ रही है। इन स्ट्रैंड्स की वजह से जो सेल्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं फिजिकली। अब जो बीच का स्पेस बचता है यहां पर भी सेल्स होती हैं। यहां पर किस टाइप की सेल्स होंगी? इसमें इस टाइप से कुछ स्फेरिकल सेल्स जो है वो आप लोग बनाओगे। जो कॉलोनी है वो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होती है, खोखली होती है। अब ये जो सेल्स हैं ये भी इन सेल्स के साथ ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो है वो एक नेटवर्क बनाती है एल्गी के या वॉलवॉक्स के अंदर, और ये सेल्स जो हैं ये भी आपस में इस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस तरह से इन्फिनिटिव सेल्ड जो कॉलोनी है उसका फॉर्मेशन होता है।
तो ये है वॉलबॉक्स कॉलोनी। अब हर एक जो सेल है उसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक सेल कैसी होती है, क्लेमाइडोमोनास टाइप की होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास की सेल की तरह ही होती है। तो कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है वो हर एक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो यह है वॉलबॉक्स। तो इस तरह से जो कोलोनियल थैलस था वो हमने देखा। अब अपने बात करते हैं फिलामेंटस थैलस की। तो दूसरा टाइप इसमें आता है फिलामेंटस थैलस। तो यहां पर फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा। अब फिलामेंट कैसे बनता है? जब सेल्स एक चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाती हैं तब अपने उसको फिलामेंट बोल देते हैं। तो चेन ऑफ सेल्स, और चेन ऑफ सेल्स को अपने क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। तो इस तरह से यहां पर फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। अब जो फिलामेंटस एल्गी हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप इसमें आता है, जो फिलामेंट है वो अनब्रांच्ड होता है सबसे पहले, यानी उसमें ब्रांचिंग नहीं होती। तो सबसे पहला टाइप इसमें आ जाएगा अनब्रांच्ड फिलामेंट। तो अगर ब्रांचिंग ना हो तो उसको अपने अनब्रांच्ड फिलामेंट मानते हैं। तो नो ब्रांचिंग, तो चेन कैसी होगी? अनब्रांच्ड होगी। तो यहां पर कोई भी ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर 3 एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड उडोगोनियम। तो यहां पे 3 थैलस हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला जो थैलस इसमें बनता है यूलोथ्रिक्स का। तो यूलोथ्रिक्स के थैलस की अगर अपने बात करें तो उसकी खास बात यह है कि यहां पर जो सेल्स होती हैं उनकी विड्थ ज्यादा होती है, जबकि लेंथ क्या होती है? कम होती है। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे जो सेल्स की विड्थ है वो ज्यादा है, जबकि जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली कम होती है। अब ये फिलामेंट नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है किसी भी बेस के साथ, और इस स्ट्रक्चर को अपने क्या बोल देते हैं? होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट की हेल्प से ये अटैच्ड रहता है। तो ये फिलामेंट जो है ये है यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट। तो पहला एग्जांपल इसमें आएगा यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स का जो फिलामेंट है वो अनब्रांच्ड होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको होल्ड फास्ट बोल देते हैं अपने। कई बार ये होल्ड फास्ट क्या होता है? ब्रांच्ड होता है नीचे से। उस कंडीशन में फिर इसका नाम चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में इसको बोलते हैं हैप्टेरॉन, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो यहां पे जब हम डिफरेंसेस करेंगे तो एक तो अपने देखेंगे लेंथ सेल्स की, और दूसरा हम सेल्स की यहां पे देखेंगे विड्थ। अब अगर अपने यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यूलोथ्रिक्स के अंदर जो सेल्स की लेंथ है वो ज्यादा होती है। तो यहां पे अगर अपने यूलोथ्रिक्स की लेंथ की बात करें तो सेल्स की लेंथ जो है यूलोथ्रिक्स के अंदर वो कम होती है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेस। और विड्थ की अगर अपने बात करें तो विड्थ क्या हो जाएगी यहां पे? मोर। तो आप देख सकते हो यहां पे जो सेल्स है उनकी जो लेंथ है वो कम है, जबकि जो विड्थ है वो ज्यादा है। यानी जो सेल है वो इस टाइप की होगी। देखो ये विड्थ होती है सेल की ज्यादा है, लेंथ कम है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? विड्थ। और इस टाइप से ये क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ कम है और विड्थ ज्यादा है। दूसरा स्पाइरोगायरा, जो दूसरा एग्जांपल आपको इसमें ध्यान में रखना है। स्पाइरोगायरा की अगर अपने बात करें तो इसमें
डिफरेंस ये है कि सेल्स की जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, जबकि विड्थ जो है वो कम होती है। और इसका थैलस जो है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें नीचे कोई भी होल्ड फास्ट वगैरह नहीं होता। स्पाइरोगायरा के अंदर इस तरह से फिलामेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें नीचे होल्ड फास्ट वगैरह नहीं होगा। अब सेल्स की लेंथ ज्यादा होगी, आप देखो जो लेंथ है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली, और जो विड्थ है सेल की वो कम रहती है। तो यहां पर जो लेंथ है वो मोर है, ज्यादा है, जबकि जो विड्थ है वो क्या है, लेस है। थर्ड एग्जांपल इसमें आता है उडोगोनियम। उडोगोनियम की अगर अपने बात करें तो इसमें भी सेल्स की लेंथ ज्यादा रहती है, जबकि विड्थ क्या रहती है, कम रहती है। इसका जो फिलामेंट है वो यूलोथ्रिक्स की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन लेंथ और विड्थ का डिफरेंस होता है सेल्स का। तो अगर अपने यूलोथ्रिक्स जो उडोगोनियम है उसका फिलामेंट देखें तो इस टाइप से दिखाई देगा आपको। इस तरह से सेल्स की लेंथ ज्यादा है, जबकि विड्थ क्या है, कम है कंपैरेटिवली। और नीचे की तरफ इसमें एक सेल होती है जो कलरलेस होती है और उसको बेस के साथ अटैच करने का काम करती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोल देते हैं। तो इस तरह से यहां पे इसको ये बेस के साथ अटैच करने का काम करेगी। अब उडोगोनियम के अंदर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है कैप सेल्स। तो हर एक सेल के ऊपर की तरफ आपको एक या दो कैप सेल्स दिखाई देंगी। ये कैप सेल्स क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं कि ये जो सेल है, इसके नीचे वाली जो सेल है वो कितनी बार डिवाइड कर चुकी है, एक बार डिवाइड कर चुकी है या फिर दो बार डिवाइड कर चुकी है। तो इनको कैप सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो कैप सेल्स का पाया जाना उडोगोनियम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, और कहीं पर भी आपको कैप सेल्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये है कैप सेल्स। यहां पर उडोगोनियम के अंदर अगर अपने बात करें तो यहां पे जो लेंथ है सेल्स की वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो लेंथ मोर, एंड कंपैरेटिवली जो विड्थ होती है इसमें वो लेस रहती है। तो इस तरह से अनब्रांच्ड फिलामेंट्स के अंदर आपको तीन एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, फिलामेंट ब्रांच्ड हो सकता है। अब ये जो ब्रांचिंग है ये दो तरह की हो सकती है फिलामेंट की। या तो ब्रांचिंग होगी ट्रू टाइप की, तो उसको ट्रू ब्रांचिंग बोल देते हैं अपने। अगर मेन फिलामेंट जो है वो दो पार्ट्स में या दो आर्म्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको अपने ट्रू ब्रांचिंग बोलेंगे। तो ब्रांचिंग कहां से हो रही है, फ्रॉम मेन फिलामेंट इसको देखेंगे डायग्राम से आगे। दूसरा, अगर ब्रांचिंग हेटेरोसिस्ट से हो रही है तो उसको अपने बोलते हैं फॉल्स ब्रांचिंग। हेटेरोसिस्ट किसमें होती है, ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, क्योंकि हेटेरोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट होते हैं। तो अगर ब्रांचिंग हेटेरोसिस्ट से होती है तो उसको अपने बोलेंगे फॉल्स ब्रांचिंग। तो फॉल्स ब्रांचिंग होगी फ्रॉम हेटेरोसिस्ट। ट्रू ब्रांचिंग हमें किसमें देखने को मिलती है, तो ये हमें देखने को मिलती है, एग्जांपल्स आपको दो ध्यान में रखने हैं इसमें। एक तो है क्लैडोफोरा जो कि स्नेल के शेल के ऊपर पाया जाता है। तो इस टाइप का जो नेचर है वो क्या कहलाता है, एपिजोइक। तो क्लैडोफोरा एपिजोइक होता है जो स्नेल के शेल से हमें मिलता है, तो इसमें ट्रू ब्रांचिंग होती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ध्यान में रखना है, स्टाइगोनिमा जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गा है।
जिसका ट्राइकोम ट्रू ब्रांचिंग शो करता है, जिसका फिलामेंट ट्रू ब्रांचिंग शो करता है, तो स्टाइगोनीमा। तो ट्रू ब्रांचिंग किस तरह की दिखाई देती है? जैसे मान लीजिए ये फिलामेंट है, होल्ड, और इस तरह से इसमें सेल्स हैं, होल्ड फास्ट के द्वारा ये नीचे की तरफ बेस पर अटैच्ड है और नीचे इसमें बेस है। अब यहां से ये ब्रांच हो जाएगा दो पार्ट्स के अंदर, इसको बाइपोडियल ब्रांचिंग बोलते हैं। तो अगर ब्रांचिंग इस तरह से बाइपोडियल होती है तो उसको अपने ट्रू ब्रांचिंग के नाम से जानते हैं। और ऐसी ब्रांचिंग हमें इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये देखने को मिलती है क्लैडोफोरा के अंदर। तो ये है क्लैडोफोरा। अगर अपने बात करें फॉल्स ब्रांचिंग की, तो फॉल्स ब्रांचिंग हमें एक ब्लू ग्रीन एल्गा में ही देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं साइटोनीमा। स्टाइगोनीमा में ट्रू ब्रांचिंग होती है, जबकि साइटोनीमा के अंदर फॉल्स ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो साइटोनीमा में हेटेरोसिस्ट होता है और उस हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए ये मेन फिलामेंट है और मेन फिलामेंट इस तरह से सेल्स में डिवाइडेड होता है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपने हम बोल देते हैं हेटेरोसिस्ट। और इस हेटेरोसिस्ट से अगर ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है, इस तरह से ब्रांच ऊपर की तरफ निकल गई और इस तरफ साइड ब्रांच जो है वो ऊपर की तरफ निकल गई। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो कहां से हो रही है? हेटेरोसिस्ट से हो रही है। तो इस टाइप की ब्रांचिंग को अपने क्या बोलते हैं? फॉल्स ब्रांचिंग बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हेटेरोसिस्ट है। और ये इसकी ब्रांच है और ये मेन फिलामेंट है। तो इस टाइप की कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलती है? साइटोनीमा के अंदर देखने को मिलती है, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला ब्लू ग्रीन एल्गा है। थर्ड है हेटेरोट्राइकस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्राइकस मतलब फिलामेंट। अब इसमें फिलामेंट डिफरेंट अपीयरेंस देता है। तो इस टाइप का जो थैलस है वो हेटेरोट्राइकस कहलाता है। तो हेटेरोट्राइकस में डिफरेंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है। कैसे बनेगी वो अपने देखेंगे अभी। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें तीन एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं, जिसमें पहला नाम आता है कोलियोकीट का। कोलियोकीट जो है ये एपिफाइटिक एल्गा है, जो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म के स्टेम के ऊपर देखने को मिलता है। इसमें हेटेरोट्राइकस थैलस होता है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और ध्यान में रखना है एक्टोकार्पस, जिसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने बताई थी आपको, एक्टोकार्पस। और एक एग्जाम्पल और आता है इसमें पॉलीसाइफोनिया। पॉली का मतलब होता है मैनी, साइफन का मतलब होता है ट्यूब। तो मैनी ट्यूब्स बनती हैं यहां पे। कोलियोकीट की बात करें तो इसमें डिस्कॉइडल थैलस होता है। जो थैलस है वो इस तरह से डिस्कॉइडल होगा, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। ये इसका सेंटर मान लें तो इस तरह से जो सेल्स हैं वो एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। तो डिस्कॉइडल थैलस जो है वो बनता है। तो यहां पे देखो फिलामेंट्स ने आपस में जुड़कर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? डिस्कॉइडल थैलस बोलते हैं। तो फिलामेंट्स ने डिस्कॉइडल थैलस का फॉर्मेशन किया यहां पे।
तो ये एक तरह का हेट्रोट्राइकस थैलस है। अब ये जो सेल्स होती हैं यहां से बाहर की तरफ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं और उन स्पाइन्स को बोला जाता है सीटी या कीटी बोल देते हैं। तो कोलियोकीट जो वर्ड है, कोलियो का मतलब होता है शीथ, और जो कीट वर्ड है ये कीटी से आया है। ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको सीटी या कीटी कहा जाता है। तो ये है सीटा या फिर इसको बोला जाता है कीटा। और ये डिस्कॉइडल थैलस है जो कि हमें कोलियोकीट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये डिस्कॉइडल थैलस कोलियोकीट के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया में भी हेटेरोट्राइकस टाइप का थैलस पाया जाता है, यानी फिलामेंट जो है वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले एक्टोकार्पस की बात करें तो इसमें जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में मिलकर दो तरह के सिस्टम्स बनाते हैं। एक जो सिस्टम है वो बेस पर बनता है जिसको बेसल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़कर इस तरह से एक टिश्यू लाइक बेस का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको अपने बेसल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ऊपर की तरफ एरियल सिस्टम निकलता है जिसमें बिल्कुल सेंटर में आपको इसका मेन एक्सिस देखने को मिलेगा और ये जो मेन एक्सिस है वो साइडों में इस तरह से ब्रांच्ड होगा। तो इस तरह से दो तरह के सिस्टम्स बनते हैं एक्टोकार्पस की प्लांट बॉडी के अंदर, नीचे वाला बेसल सिस्टम और ऊपर वाला एरियल सिस्टम। तो इसको अपने बोलेंगे बेसल सिस्टम क्योंकि ये बेस पर है, और ऊपर वाला जो सिस्टम है ये कहलाएगा एरियल सिस्टम क्योंकि ये एयर में है तो इसलिए इसको एरियल सिस्टम बोलते हैं। तो ये प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर रहती है एक्टोकार्पस के अंदर। पॉलीसेफोनिया की बात करें तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पॉली का मतलब होता है मैनी, साइफोन, साइफोन मतलब ट्यूब, तो पॉलीसेफोनिया इसमें जो फिलामेंट्स हैं वो साइफन्स का फॉर्मेशन करता है और ये साइफन्स बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर होते हैं। इसमें बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको लार्ज साइज का साइफन मिलेगा। इस तरह से फिलामेंट्स की सेल्स हैं। ये सेल्स आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा इस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं। ये सेंट्रल साइफन है जिसमें सेल्स लार्ज साइज की होती हैं। इसमें पेरिफेरी पे क्या होगा, स्मॉल साइज की सेल्स होंगी जो पेरिफेरल फिलामेंट बनाएंगी या पेरिफेरल साइफन बनाएंगी, और इस पेरिफेरल साइफन की जो सेल्स हैं वो भी आपस में अटैच्ड होती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। अब कुछ प्लेसेस पर ये जो पेरिफेरल साइफन है इसको पेरीसेंट्रल साइफन बोलते हैं। बिल्कुल सेंटर में जो साइफन आपको दिख रहा है ये वाला, ये सेंट्रल साइफन होगा। अब ये सेंटर में कैसे है, इसके इस तरफ भी आपको इस तरह से स्मॉल साइज की सेल्स जो हैं उनका एक साइफन जो है वो देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सेंटर में कौन सा आ गया, लार्ज साइज की सेल्स वाला साइफन आ गया जिसको सेंट्रल साइफन बोलते हैं, और जो पेरिफेरी पे होगा उसको पेरीसेंट्रल साइफन बोलेंगे। तो इस तरह से ये पेरीसेंट्रल साइफन है जिसकी सेल्स आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं। अब ये पेरीसेंट्रल साइफन भी सेंट्रल साइफन के साथ इस तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा अटैच्ड होता है। तो लेबलिंग अगर अपने करें इसको बोलेंगे सेंट्रल साइफन जो बिल्कुल सेंटर में है, लार्ज साइज का है, और ये वाला जो साइफन है इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रल साइफन। तो इस तरह से पॉलीसाइफोनिया में भी हेटेरोट्राइकस
थैलस जो है वो पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप इसमें आता है फ्लैटेंड। इसमें जो फिलामेंट्स हैं वो एक ऐसी फ्लैट स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे लीफ की तरह की फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। तो फ्लैट थैलस यहां पर बनेगा और किसकी तरह होगा, जस्ट लाइक लीफ। जैसे जो लीफ है उसकी दो सरफेसेस होती हैं, डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस, उसी तरह से ये जो थैलस है इसकी भी दो सरफेसेस होंगी, डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। इस टाइप का थैलस आपको किसमें देखने को मिलेगा, तो एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, अल्वा, इसके अलावा डिक्टियोटा। तो इन दोनों एल्गी में आपको फ्लैटेंड थैलस देखने को मिलेगा। तो इस थैलस की स्ट्रक्चर अगर अपने देखें तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, लीफ की तरह की बिल्कुल, और इस तरह से जो लाइनिंग है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनती है जो कि हमें अल्वा में देखने को मिलती है। तो ये जो थैलस आपको दिख रहा है ये अल्वा का थैलस है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप इसमें आता है इक्विसिटोइड। इक्विसिटम जो है वो एक टेरिडोफाइट है और इक्विसिटम को हम हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। इक्विसिटम की खास बात क्या है कि उसमें जो उसका स्टेम है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। जो मेन स्टेम है वो हॉरिजॉन्टल होता है जो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड होगा, और अपर की तरफ एरियल ब्रांचेस निकलती हैं जो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती हैं। बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन एक एल्गा में देखने को मिलती है जिसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर जो उसका थैलस है वो डिवाइडेड होता है। तो ऐसा लगता है कि जो थैलस है वो इक्विसिटम के थैलस की तरह हो, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विसिटोइड। तो इक्विसिटोइड जस्ट लाइक थैलस ऑफ इक्विसिटम। तो इक्विसिटम जो है जिसको हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक टेरिडोफाइट है, कॉमन नेम इसका है हॉर्स टेल। तो इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो मेन स्टेम होता है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। हालांकि यहां पे एल्गी में हम उसको स्टेम नहीं कह सकते, हम उसको मेन एक्सिस कहेंगे। तो स्टेम जो है वो डिवाइडेड होगा किसमें, नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर। तो उस पर नोड्स होंगी एंड इंटरनोड्स होंगी। जैसे आपने सुगर केन या जो गन्ना है उसका प्लांट देखा होगा, जो स्टेम है पूरे का पूरा वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। बिल्कुल यही कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर अपने स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से ये इसका मेन एक्सिस है जो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड है। इस तरह से ये नोड हो जाएगी और ये बीच वाला पार्ट इंटरनोड कहलाता है। अब हर एक नोड से इस तरह से ब्रांचेस डेवलप होती हैं जिनको ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो लिमिटेड होती है। और नीचे की तरफ इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। नॉर्मली एल्गी में राइजोइड्स जो है वो हमने कारा के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक ब्रांच यहां से और डेवलप होती है इस तरह से, जिसको ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं।
ये जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है ये भी नोड्स एंड इंटरनोड्स में इस तरह से डिवाइडेड होती है, और इस ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ से भी इस तरह से ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप होती है। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है ये वाली, इसको प्राइमरी ब्रांच भी बोल सकते हैं, और ये वाली जो ब्रांच है इसको सेकेंडरी ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन इसमें रहती है। लेबलिंग कर लेते हैं। मेन एक्सेस जो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे राइजोइड्स, इंटरनोड, ये वाले जो बीच वाला पार्ट है, और नोड, नोड कौन सी होगी, ये वाली। ये जो ब्रांच आपको दिख रही है इसको ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं, जिसको प्राइमरी ब्रांच भी बोलते हैं, या 1 डिग्री ब्रांच हम लोग कह सकते हैं। और बाकी की जो ब्रांचेस हैं, ये वाली, ये ब्रांच और ये वाली जो ब्रांचेस हैं, इनको सेकेंडरी ब्रांचेस भी बोलते हैं। तो 2 डिग्री ब्रांचेस। तो इस तरह से इक्विसिटम की तरह की प्लांट बॉडी जो है वो हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, कारा के अंदर। तो एग्जांपल इसमें आपको ध्यान में रखना है कारा, जिसको हम स्टोन वर्ट के नाम से भी जानते हैं, कारा, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है, स्टोन वर्ट, क्योंकि ये कैरोफाइसी का मेंबर है तो इसलिए इसको स्टोन वर्ट भी कहा जाता है। फिलामेंटस थैलस में लास्ट टाइप आता है साइफोनेशियस। तो यहां पर एसेप्टेट कंडीशनिंग पाई जाती है। एसेप्टेट मींस यहां पे सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो सेप्टा फॉर्मेशन। और सेप्टा नहीं बनेगा इसका मतलब सेल्स नहीं बनेंगी, नो सेप्टा फॉर्मेशन। या हम ये कह सकते हैं कि नो सेल्स इन थैलस। अब थैलस के अंदर सेल्स नहीं होंगी, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अपने सिनोसाइटिक। प्लांट्स में उसके लिए टर्म यूज की जाती है सिनोसाइटिक। तो यहां पर सिनोसाइटिक कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। जैसे लोअर फंजाई हैं, उनमें भी जो हाइफी हैं वो एसेप्टेट होते हैं, यानी वहां पर भी सिनोसाइटिक कंडीशन पाई जाती है। प्लांट्स में इसको सिनोसाइटिक बोलते हैं, एनिमल्स में इसको सिनसाइशियल कहा जाता है। निमेटोड्स की जो एपिडर्मिस होती है वो सिनसाइशियल होती है, यहां यानी कि वहां पर एसेप्टेट कंडीशन पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोटोप्लाज्म है वो थैलस के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करने के लिए फ्री होता है, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन एसेप्टेट यानी कि सिनोसाइटिक कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 एग्जाम्पल्स इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। पहला एग्जाम्पल है वाउचेरिया, जो कि ज़ैंथोफाइसी का मेंबर है, और इसके साथ ज़ैंथोफाइसी का एक और मेंबर है बोट्रीडियम। इन दोनों में साइफोनेशियस थैलस होता है। वाउचेरिया की अगर अपने बात करें तो इसमें थैलस जो है ब्रांच्ड होता है, ऊपर की तरफ जो साइफन्स हैं वो ब्रांच्ड होंगे इस तरह से, और इनके बीच में कोई भी सेप्टा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह से तो ये सिनोसाइटिक हाइफा है। नीचे की तरफ इसमें सिनोसाइटिक मल्टीसेलुलर नहीं कह सकते, ब्रांच्ड कह सकते हैं इसको।
राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। वो भी कैसे होते हैं? सिनोसाइटिक होते हैं। मतलब पूरे का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो कहीं पर भी इस तरह से मूव कर सकता है पूरे के पूरे थैलस के अंदर। तो इस टाइप का जो थैलस है वो हमें देखने को मिलता है वाउचेरिया के अंदर और साथ में बोट्रीडियम के अंदर। तो नीचे की तरफ राइजोइड्स हैं और ऊपर की तरफ एसेप्टेट साइफन्स हैं। इनको बोलते हैं एसेप्टेट साइफन्स। और नीचे की तरफ राइजोइड्स हैं। और ये राइजोइड्स कैसे होंगे? ये भी एसेप्टेट होंगे। तो राइजोइड्स हैं जो कि कैसे हैं? एसेप्टेट है। तो इस तरह का थैलस हमें वाउचेरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो यह है रेंज ऑफ थैलस इन एल्गी। अब अपने बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ थैलस इन एल्गी। इवोल्यूशन जब एल्गी का हुआ होगा तो पहले यूनिसेलुलर एल्गी बने होंगे और उसके बाद फिर उससे मल्टीसेलुलर जो एल्गी है उनका इवोल्यूशन हुआ होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ थैलस के अंदर हम लोग 3 लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। 3 इवोल्यूशन लाइंस हैं, तो इसलिए इसको लाइंस ऑफ इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तीन लाइंस हैं इवोल्यूशन की एल्गी के अंदर जिसमें थैलस का इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहली लाइन इसके अंदर आती है वोल्वोसिन लाइन ऑफ इवोल्यूशन। वोल्वोसिन जो वर्ड है यह आया है वोल्वॉक्स से। इसका मतलब यहां पर जो एल्गा बना होगा लास्ट में वो वोल्वॉक्स था, तो इसको हम इवोल्यूशन ऑफ वोल्वॉक्स भी बोल सकते हैं कि यहां पे वोल्वॉक्स का इवोल्यूशन हुआ होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ वोल्वॉक्स। तो स्टार्टिंग कहां से हुई होगी? यूनिसेलुलर एल्गा से, और मोटाइल एल्गा से ही स्टार्टिंग हुई होगी। तो मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गा कौन है? क्लेमाइडोमोनास। तो यहां पर स्टार्टिंग होती है क्लेमाइडोमोनास से। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा है, मोटाइल है। तो क्लेमाइडोमोनास की पहले एक सेल होगी, इंडिविजुअल सेल होगी, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 1 है। उसके बाद 4 और 8 सेल्स ने एग्रीगेशन किया होगा कॉलोनी की फॉर्म में, और नेक्स्ट एल्गा बना होगा जिसको हमने नाम दिया गोनियम। तो गोनियम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितनी रहती हैं? 4 और 8। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स और ज्यादा एग्रीगेट हुई होंगी और नेक्स्ट मेंबर बना होगा या नेक्स्ट एल्गा बना होगा जिसको हमने नाम दिया पेंडोराइना। पेंडोराइना में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई। अब जो सेल्स थी वो कितनी थी? 8 और 16 हो गई। फिर पेंडोराइना से और ज्यादा इवोल्यूशन हुआ होगा और पेंडोराइना से फिर नेक्स्ट बना होगा यूडोराइना, क्योंकि सेल्स और ज्यादा एग्रीगेट होगी, नंबर ऑफ सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। यूडोराइना, यूडोराइना में नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई? 16 और 32 सेल्स। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं और फाइनली इससे फिर इवोल्यूशन हुआ होगा वोल्वॉक्स का, क्योंकि वोल्वॉक्स में नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती हैं? इन्फिनिटिव होती हैं। तो इसमें इन्फिनिटिव सेल्स वोल्वॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सबसे पहली लाइन है जिसको वोल्वोसिन लाइन ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसको अपने बोलते हैं टेट्रास्पोरिन लाइन ऑफ एवोल्यूशन। टेट्रास्पोरिन जो वर्ड है वो टेट्रास्पोरा से आया है। टेट्रास्पोरिन लाइन। तो इसमें क्या हुआ? जो नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गा था
उससे केवल एक ही मल्टी सेलुलर एल्गा जो है वो डेवलप हुआ, जिसका नाम रखा गया टेट्रास्पोरा। तो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गा कौन सा होता है? क्लोरेला। तो इस क्लोरेला से जो एल्गा डेवलप हुआ उसको नाम दिया गया टेट्रास्पोरा। तो एल्गा से क्या बना? टेट्रास्पोरा बना। तो इसलिए इस लाइन का नाम क्या है? टेट्रास्पोरिन लाइन ऑफ एवोल्यूशन। अब टेट्रास्पोरिन लाइन ऑफ एवोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि जो नॉन मोटाइल एल्गा क्लोरेला है उससे क्यूबिक एल्गा टेट्रास्पोरा का एवोल्यूशन हुआ। तो ये जो टेट्रास्पोरा है ये क्यूबिक एल्गा कहलाता है, क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म में होता है। अभी अपने देखेंगे डायग्राम के अंदर, तो इसको क्यूबिक एल्गा बोलते हैं अपने। तो मान लीजिए हमारे पास क्लोरेला की एक सेल है और इसके अंदर इस तरह से कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा और बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होगा। तो ये क्लोरेला की एक सेल है, वन सेल। नॉन मोटाइल है क्योंकि फ्लैजेला इसमें नहीं है। अब इससे क्यूबिक फॉर्म जो है टेट्रास्पोरा का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो कैसे होगा टेट्रास्पोरा का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम क्यूब की वन फेस बनाएंगे। तो ये क्यूब की वन फेस है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस तरह से। अब क्लोरेला टाइप की जो सेल्स हैं, 4 सेल्स तो यहां पर होंगी, देखो 1 2 3 एंड 4। अब क्यूबिक फॉर्म में हमें इसको बनाना है, तो एक फेस इस तरह से यहां पे होगी और इस तरह से इसको भी 4 पार्ट्स में हमें क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। अब 4 ही क्लोरेला की जो सेल्स हैं वो यहां पर होंगी इस तरह से, और एक फेस इस तरह से यहां पर देखने को मिलती है हमें। इसको भी हमने क्या किया है? इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और 4 सेल्स यहां पे आपको शो होंगी। तो क्यूबिक की यहां पर 3 फेसेस जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं और हर एक फेस पर 4 सेल्स हैं। टोटल क्यूब की टोटल 8 सरफेसेस होती हैं। तो इस तरह से 8 इंटू 4 टोटल सेल्स कितनी होगी? 32 सेल्स होगी। तो 32 सेल्ड एल्गा बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरा बोलेंगे। तो ये है टेट्रास्पोरिन लाइन ऑफ एवोल्यूशन। उसके बाद थर्ड लाइन इसमें आती है यूलोट्राइसिन लाइन ऑफ एवोल्यूशन। अब यूलोट्राइसिन जो वर्ड है ये यूलोथ्रिक्स से आया है। यूलोथ्रिक्स को फर्स्ट फिलामेंटस एल्गा माना जाता है। ट्राइकोम जो है उससे फिलामेंट का फॉर्मेशन हुआ। ट्राइकोम और फिलामेंट में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने बताया था आपको, कि जो ट्राइकोम है उसमें अपनी खुद की कोई भी इंडिविजुअल शीट नहीं होती। जैसे इस तरह से एक सेल्स की चेन है, लेकिन इस चेन, ये जो अनब्रांच चेन है, इसमें चारों ओर कोई भी इंडिविजुअल शीट नहीं होगी, इसको अपने बोलेंगे ट्राइकोम। लेकिन अगर ये अपने चारों ओर इंडिविजुअल शीट का फॉर्मेशन कर लेती है तब इसका नाम जो है वो चेंज होकर क्या हो जाता है? फिलामेंट हो जाता है। अब इसके चारों ओर एक इंडिविजुअल शीट बन जाती है, तो अब इसको अपने फिलामेंट बोल सकते हैं।
तो इस तरह से पहले ट्राइकोम बना होगा और ट्राइकोम से फिर फिलामेंट बना होगा। और जो फर्स्ट फिलामेंटस एल्गा बना वो था यूलोथ्रिक्स, इसलिए इसका नाम यूलोट्राइसिन लाइन है। तो यूलोथ्रिक्स को फर्स्ट फिलामेंटस एल्गा माना जाता है। फर्स्ट फिलामेंटस एल्गा यूलोथ्रिक्स था और यूलोथ्रिक्स से ही अदर जो फिलामेंटस एल्गी हैं वो सारे के सारे डेवलप हुए होंगे, अदर एल्गी जो फिलामेंटस होंगे। तो इसलिए इस इवोल्यूशन लाइन का जो नाम है वो क्या है, यूलोट्राइसिन लाइन ऑफ इवोल्यूशन। तो ये है इवोल्यूशन ऑफ थैलस इन एल्गी।